रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोना शिल्पा को चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे जा शिल्पा, तेरे हाथों पर इतने बाल देखकर कोई लड़का तुझ पर नहीं पिघलेगा। तू तो कुंवारी ही रहेगी, कुंवारी। मोना की बात सुनकर शिल्पा का मुंह उतर जाता है और वो मायूस होकर अपने घर चली जाती है। शिल्पा एक काफी मोटी सी लड़की थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी। वैसे तो उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी, मगर उसकी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। वो इस बात से काफी परेशान थी। एक दिन शिल्पा की माँ सरोज उससे बोलती है, पता नहीं क्या सोच के भगवान ने तुझे मेरी कोख से पैदा किया। 36 लड़के देख चुके हैं तेरे लिए, मगर एक ने भी तेरे से शादी के लिए हाँ नहीं करी। पता नहीं कौन सी मनुष्यत बसी है तेरे अंदर। अरे जब कोई मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? अब मैं तो किसी को मना नहीं करती ना, वही लोग हमेशा मना कर देते। शक्ल भी ठीक है तेरी, बातें भी ठीक करती है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि सब लड़के क्यों मना कर देते हैं। माँ, मुझे लगता है ना कि भगवान ने मेरे लिए कोई बहुत ही खास लड़का बनाया होगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। माँ तुम देखना, मुझे ना एकदम चांद की तरह चमकता हुआ खूबसूरत सा लड़का मिलेगा, बस तुम देखती जाओ। मुझे अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसा। मुझे नहीं लगता कि तेरी शादी कभी होगी भी। अरे माँ तुम देख लेना, मेरी शादी राजकुमार से ही होगी। तेरा ब्याह किसी चपरासी के साथ भी हो जाए ना तो बड़ी कृपा होगी भगवान की। पूरे 28 साल की हो गई है, पता नहीं कब होगा तेरा ब्याह। अरे कहा तो माँ, डोंट टेक चिंता, मेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी। इसके बाद सरोज अपने कामों में लग जाती है और शिल्पा अपनी सहेली मोना के साथ बाहर घूमने जाती है। वो लोग काफी देर तक बाजार घूमते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। इसके बाद शिल्पा मोना से बोलती है, मोना एक बात बता। हाँ बोल, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, मगर ये तेरे पास इतने लड़के मक्खी की तरह क्यों भिनभिनाते हैं, ये बता। तू नहीं समझेगी शिल्पा, तू बस नाम की ही शिल्पा है। तो मुझे बता ना, असल में शिल्पा बनने के लिए मैं क्या करूं? अरे मुझे शादी करनी है लेकिन कोई लड़का है कि मुझसे इम्प्रेस ही नहीं होता। रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है इतना तामझाम करना। तू ऐसे ही ठीक है, जब नसीब में होगा तो हो जाएगी तेरी शादी। यार तुझे पता नहीं है, मेरी शादी ना होने की वजह से सारे रिश्तेदार न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे रिश्तेदार तो बात की बात है, मेरी खुद की सगी माँ भी मुझे मनूस कहने लगी है। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं शादी करूंगी तो मतलब करूंगी, वो भी कुछ महीनों के अंदर। जरा एक बार अपने पेट को देख, कितनी मोटी और भद्दी सी दिख रही है। तुझे पता नहीं क्या, आजकल के लड़के सिर्फ अच्छा फिगर और फेस पर ही मरते हैं। तो क्या करूँ तू ही बता। जिम जा, एक्सरसाइज कर, प्रॉपर डाइट ले। देख 2-3 महीनों में ही अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कल ही जिम ज्वाइन करती हूँ। ऐसा कहकर शिल्पा जिम ज्वाइन कर लेती है, मगर जेनेटिक मोटापा होने की वजह से 2-3 महीने में भी उसका वजन कम नहीं होता। वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो काफी अलग अलग नुस्खे भी ट्राई करती है और तरह तरह की दवाइयाँ खाती है, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। फिर एक दिन उसने टीवी पर एक अंग्रेजी दवाई का ऐड देखा और देखते ही उसने दवाई के 5-6 डब्बे मंगवा लिए और जरूरत से ज्यादा ही दवाइयाँ खाने लगी। ज्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से उसका मोटापा तो कम हो गया, लेकिन साथ ही साथ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से उसके शरीर पर काफी बाल आ गए थे। वो देखने में और भी ज्यादा बद्धी हो गई थी। उसके मोहल्ले के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे और उसे चिढ़ाने लगे, जिसकी वजह से अब वो स्लीवलेस कपड़े भी नहीं पहना करती थी। एक दिन फिर वो अपनी सहेली मोना से मिलती है और मोना शिल्पा के हाथों के बाल देखकर बोलती है, अरे जा शिल्पा, तेरे हाथों पर इतने बाल देखकर कोई भी तुझे बाबा आदम के जमाने की औरत कहेगा। बिल्कुल भालू जैसी दिख रही है। यार हद है, मैं तुझसे हेल्प मांगने आई थी और तू मेरी हेल्प करने की जगह मेरा ही मजाक उड़ा रही है। अगर थोड़े बहुत बाल होते तो कुछ कर भी सकते थे, इतने बालों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। शिल्पा काफी उम्मीदें लेकर मोना के पास आई थी, मगर मोना की बात सुनकर शिल्पा का मुंह उतर जाता है और वो मायूस होकर अपने घर की तरफ चलने लगती है।
तभी मोना उसका रास्ता रोककर उससे माफी मांगती है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों बाद शिल्पा को अब लगने लगता है कि मोना तो सच बोल रही थी, क्योंकि जब से मोना ने उसे ये बोला था उसके बाद ही उसके घर पे रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। इसीलिए शिल्पा ने भी शादी की उम्मीदें छोड़ ही दी थी। मगर एक दिन वो बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाती है और उसकी सारी सब्जियां रोड पर बिखर जाती है और खराब हो जाती है। तभी गाड़ी में से एक नौजवान लड़का रौनक निकल कर आता है और शिल्पा से कहने लगता है, माफ कीजिए, मैं फोन पर किसी से बात कर रहा था। ड्राइविंग पर ध्यान न होने की वजह से आपसे टकरा गई मेरी कार। अरे कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है, मैं ही अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मेरी वजह से आपका काफी सारा नुकसान हो गया। आइए, मैं आपको सब्जियां दिलवा देता हूँ और आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सब्जी खरीद कर घर जा सकती हूँ। ऐसे कैसे आप अकेली चली जाएंगी? आपका नुकसान मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए आपको मेरे साथ ही जाना होगा। ऐसा कहकर रौनक शिल्पा को सब्जियां दिलवाकर उसके घर छोड़ देता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है और दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती होती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। समय के साथ साथ दोनों अपने घर वालों को भी शादी के लिए मना लेते हैं और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी की रात को जब रौनक शिल्पा के पास जाता है तो उसके हाथों पर इतने बाल देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या है? ओह माय गॉड, इतने सारे बाल। हाँ है तो, अब मैं क्या करूँ? क्या करूँगा क्या मतलब है? हटाओ इनको। तुम्हें पता है कितने भद्दे लग रहे हैं ये दिखने में। मैं काफी कोशिशें कर चुकी हूँ, मगर ये फिर से जल्दी उग जाते हैं। इनका जल्दी कुछ करो, वरना जब साड़ी पहनकर बाहर निकलोगी तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अब आप ही बताओ क्या करें? जो करना है करो, मगर इन बालों को हटा लो। अपने पति की बात सुनकर शिल्पा अपने बाल साफ करने की कोशिश करती है। वो कई तरह के साबुन का इस्तेमाल करती है और शैम्पू, रेजर, न जाने क्या क्या। वो खूब दवाइयाँ भी खाती है, मगर उसे किसी तरह का कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी सहेली मोना उसे फिर मिलने आती है और उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ शिल्पा, इस तरह परेशान क्यों है तू? अब तो तेरी शादी भी हो गई, अब क्यों दुखी है? क्या बताऊँ, पहले मोटापे और कुंवारेपन की वजह से परेशान थी। वो सब ठीक हुआ ही था कि शरीर पर उगने वाले इन बदसूरत बालों की वजह से परेशान। तू चिंता क्यों कर रही है? नई टेक्नोलॉजी का लेजर ट्रीटमेंट आया है, उससे तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। मोना के कहने पर शिल्पा लेजर ट्रीटमेंट करवा लेती है, जिसके बाद उसके सारे अनचाहे बाल खत्म हो जाते हैं और अब उसे कोई भी बदसूरत नहीं कहता और वो खुशी खुशी रहने लगती है। अनामिका एक पंडित की बेटी थी, इसीलिए उसके घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता था, जिस वजह से उसने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया था। लेकिन उसके कुछ दोस्त थे जो कि नॉनवेज खाया करते थे। उनमें से उसकी एक फ्रेंड थी नूर, जो कि एक मुस्लिम थी और उसका बटर चिकन फेवरेट था। ऐसे ही एक दिन अनामिका नूर के साथ किसी काम से बाहर जाती है और पूरा दिन निकल जाता है। उन दोनों को काफी भूख लगती है और दोनों पास के ही ढाबे पर जाते हैं, जहाँ पर वेज और नॉनवेज दोनों ही तरीके का खाना मिलता है। नूर अपने लिए बटर चिकन ऑर्डर करती है तो वहीं अनामिका अपने लिए राजमा चावल लेती है, जिस पर नूर उससे बोलती है, क्या यार अनामिका, तू हमेशा ही ये घास फूस खाती रहती है। अरे यार, कभी बटर चिकन खा के देख, तेरी जीभ है ना खुश हो जाएगी। अरे हम ब्राह्मण हैं, हम ये सब नहीं खाते। अगर मेरे घर में पता चल गया ना कि मैं एक नॉनवेज ढाबे पर भी गई थी, तो मेरी मम्मी तो मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे घर के। उनको तो इसकी महक से भी उल्टियाँ होती हैं। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर? भला खाने की खुशबू से भी ऐसा कुछ होता है? अरे होता है यार, काफी लोगों को ऐसी दिक्कत हो जाती है, पर मुझे नहीं होती। जिसे जो खाना है वो खाए। थोड़ी देर बाद
दोनों खाना खाकर अपना अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती हैं और उनके मोहल्ले में एक फ्लिक्स नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ किराए पर रहने आता है, जो कि काफी हैंडसम होता है। उसे देखते ही अनामिका की नजरें उस पर टिक जाती हैं और वो उससे बातें करने की कोशिश करती है। तो वो अपनी फ्रेंड नूर से बोलती है, नूर, तुझे पता है अपने मोहल्ले में एक बड़ा ही सुंदर लड़का आया है यार। उसको देखते ही ना मेरा तो दिल ही आ गया उस पे। प्लीज तो मेरी उससे बात करवा देना। अरे प्यार तुझे हुआ है, मुझे थोड़ी ना हुआ है। भला मैं क्यों तेरी बात करवाऊं? यार प्लीज ऐसे मत बोलना, तू तो सबसे इतने अच्छे से बात कर लेती है। प्लीज 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 मना मत करना। अच्छा चल ठीक है, चल मेरे साथ और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा ही करना। नूर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं ले जाती है जहाँ पर फ्लेक्स पहले से ही अपने घर की कुछ जरूरतों का सामान ले रहा होता है और नूर अनामिका के कान में बोलती है, देख यार, हम दोनों ना इसके पास से निकलेंगे और तू जानबूझ के इससे टक्कर होके ना बेहोश होकर गिर जाइयो, बाकी मैं संभाल लूंगी। जैसा नूर करने को बोलती है अनामिका बिल्कुल वैसा ही करती है और उस लड़के के पास जाकर उससे टकराकर उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है, जिससे फ्लिक्स उसके मुंह पर पानी मारते हुए बोलता है, हेलो मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ वो अनामिका नूर को देखती है जहां नूर उसे फिर से बेहोश होने का इशारा करती है और अनामिका बिल्कुल वैसा ही करती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी फ्लिक्स को उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आती है तो फ्लिक्स उसे चाय देते हुए ये बोलता है, हाय, आई एम फ्लिक्स। और आप? मैं अनामिका। अब आप मुझे ठीक लग रही हैं। आप बता दीजिए आपका घर कहाँ है, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अरे बस यही पास ही में तो है मेरा घर, आपको शायद पता नहीं है, आप पड़ोसी हैं हमारे। अनामिका के मुंह से सच निकलने लगता है और वो अपना मुंह बंद कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर उसके घर में रखे जीसस की पिक्चर पर पड़ती है और बिना कुछ बोले वो जल्दी में वहाँ से चली जाती है, पर फ्लिक्स समझ जाता है। वहीं अनामिका जल्दी से नूर से मिलती है और उसको सारी बातें बताती है, जिस पर नूर उससे बोलती है, अरे पहले तो तुझे कभी प्यार नहीं हुआ और अब जब हुआ तो एक क्रिश्चियन लड़के से हुआ, वो भी बटर चिकन खाने वाले से। तुझे कैसे पता कि वो बटर चिकन ही खाता होगा? बेबी गर्ल, वो क्रिश्चियन है, बटर चिकन तो खाता ही होगा। अनामिका धीरे धीरे फ्लिक्स के लिए अपने घर वालों से छुप छुपा कर नाक बंद करके नॉनवेज खाना शुरू कर देती है और एक दिन उन दोनों की एक पार्टी में मुलाकात होती है, जहाँ पर वेज और नॉनवेज दोनों तरीके का खाना होता है और दोनों एक साथ खाना ले रहे होते हैं। तभी अनामिका बटर चिकन लेती है तो फ्लिक्स छोले चावल लेता है, जिस पर अनामिका उससे बोलती है, अरे तुमने बटर चिकन नहीं लिया? तुम्हें पता है बटर चिकन मेरा फेवरेट है, जब तक बटर चिकन न खा लूं ना मेरा तो पेट ही नहीं भरता। पर मुझे बटर चिकन तो क्या, नॉनवेज ही पसंद नहीं है। मेरी माँ भी बोलती है कि मुझे पंडित के घर पैदा होना चाहिए था। ये सुनते ही अनामिका के हाथों से बटर चिकन की पूरी प्लेट गिर जाती है। वो ये सोचकर कि इतने दिनों से वो पंडित की बेटी होकर बटर चिकन खा रही थी, वो भी उस इंसान के लिए जो नॉनवेज से दूर भागता है, और अचानक उसे उल्टी हो जाती है। जैसे ही वो थोड़ा ठीक फील करती है तो सीधा नूर के पास जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है, साथ ही उससे कहती है, मोटी कमीनी कहीं की, तेरी वजह से मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या बोला था तूने कि फ्लिक्स क्रिश्चियन है और उसे बटर चिकन पसंद है? ये सब फ्लिक्स देख लेता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, सही बोला था नूर ने, सारे क्रिश्चियंस खाते हैं, बस मैं ही नहीं खाता। और मेरे लिए तुमने बटर चिकन भी खाना शुरू कर दिया, जबकि तुम बटर चिकन की तरफ देखती भी नहीं थी। एक बार मुझसे अपने दिल की बात कहकर तो देखती। इतना बोलकर फ्लिक्स उसको हक कर लेता है और उसे प्रपोज करके अपने दिल की बात बता देता है। साथ ही दोनों अपने घर में भी सभी को ये सच बता देते हैं और अनामिका की माँ सुगंधा इस रिश्ते के लिए नहीं मानती। तो फ्लिक्स अपनी माँ जेनिफर को लेकर अनामिका के घर जाता है, जहाँ जेनिफर कहती है, तुम क्यों दो प्यार करने वाले बच्चों को कास्ट के लिए एक नहीं होने देना चाहती? आखिर दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं
और आज जमाना कितना आगे निकल गया है। अरे जमाने का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं। अरे हमारे घर में मांस मच्छी का तो नाम भी तक लेना पाप है, और ये महारानी आपके लाडले के लिए बटर चिकन खाने लगी अपनी उस दोस्त नूर के साथ। अपना तो धर्म भ्रष्ट किया ही किया और हमारा भी कर दिया। जब दो बच्चे लोग एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं उसे ही तो प्यार कहते हैं, और अनामिका ने ये सब कुछ अपने प्यार के लिए किया है। That's it। अच्छी बात ये है कि उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। अगर सारी सच्चाई अपनी फैमिली को आकर बता दी और वो ऐसा नहीं करती तो क्या कर लेती आप? जेनिफर के समझाने पर सुगंधा समझ जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जहाँ पर फ्लेक्स अनामिका को सबके सामने किस करने जा ही रहा होता है, तभी अनामिका उसे रोकते हुए बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो? सबके सामने मुझे किस करने जा रहे हो? कुछ नहीं होता बेबी, ये हमारे क्रिश्चियन रिवाज है। भला ये कैसा रिवाज हुआ? कभी टीवी नहीं देखा? क्रिश्चियंस शादी के बाद ऐसे ही किस करते हैं और उसके बाद सब तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन तबाह करते हैं। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फ्लेक्स अनामिका को अपनी गोद में उठाकर कार तक ले जाता है, जहां शादी के बाद अनामिका बटर चिकन खाना छोड़ देती है तो वही वो अपनी सास के लिए बटर चिकन बनाना जरूर सीख जाती है और अपनी सास को बटर चिकन बना बना कर खूब खिलाती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। डिम्पल एक दिन अपनी दोस्त राधिका के साथ मॉल में शॉर्ट ड्रेसेस खरीदने जाती है। वो वहां पहुंचकर बहुत सारे ड्रेसेस को ट्राई करती है कि इतने में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि दुल्हन के जोड़े की चुन्नी को सर पर रखकर मिरर में देख रही होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, आपकी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना इस लहंगे में। क्या स्वयं मुझे इस लहंगे में पसंद करेगा? हाँ मेरी छोरी, स्वयं तने इस लहंगे में देखकर बहुत खुश होवेगा। तेरे ब्याह खातर मैंने डिजाइनर लहंगा पसंद करवाया है। सच माँ, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी छोरी। दूर खड़ी डिम्पल माँ बेटी का प्यार और लहंगे की बात सुनकर उसका दिल भी करता है कि काश कोई उसे बहुत प्यार करने वाला लड़का सफेद घोड़े पर उसको महंगे वाले लहंगे में लेने आए। वो इस सोच में डूबी हुई होती है कि उसकी फ्रेंड राधिका हाथ में एक टॉप लिए उसे कहती है, ओए सुनना, देखिए ड्रेस कैसा है, इसका लुक कितना प्रिटी है। ओए कहाँ खोई हुई है तू? ओ आई एम सॉरी राधिका, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ हाँ दिख गया मुझे। यार ये लहंगा देखा तूने, कितना सुंदर है। मेरे पास भी ऐसा लहंगा होना चाहिए ना, मुझे भी पहनना है। अरे क्यों नहीं, ये वाला क्या? अरे इससे भी अच्छा ऑर्डर करेंगे हम तेरी शादी में, तू ही तो चमकेगी देखियो। चल अब कुछ खाने चलते हैं। ओके राधिका मैडम। दोनों दोस्त कुछ खाने चली जाती है तो वहीं डिम्पल को एक डमी नजर आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहने हुए थी और वो उससे कहती है, राधिका तुम ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में आई। ओ हेलो, जिस तरह तुमने ये लहंगा पहना हुआ है ना, देखना इससे भी अच्छा और ब्यूटीफुल लहंगा ना मैं पहनूंगी। जब वो ये सारी बातें उस डमी से कर रही होती है तो वहीं पर खड़ा हुआ एक अरमान नाम का लड़का उसे देखकर हंस रहा होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उस लड़के से बोलती है, कर लिया क्या? मुझे चेकआउट ठीक है या थोड़ा और वेट लूज करूं? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समवन, ओके? किसकी? तुम्हारी मतलब तुम फिनिश कर लो तो मैं भी थोड़ा इस डमी से बात कर लूं। क्रेजी। अच्छा है, कौन? मैं? तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आगे जाएगा। रियली? हाँ, क्योंकि तू जहाँ भी जाएगा ना लोग बोलेंगे चल बेटा आगे बढ़। इतने में एक लड़का इन्हें टक्कर देकर चला जाता है, जिसमें डिम्पल अरमान की बाहों में गिर जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ देर बाद डिम्पल अपनी दोस्त के साथ घर लौट जाती है और अपनी माँ करुणा से कहती है, माँ आप मेरी शादी करवाना चाहते हो? हाँ कराना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि लड़का मेरी अपनी पसंद का होगा
और दूसरा ये कि शादी में जो मैं लहंगा पहनूंगी ना, वो सिर्फ सब्यसाची डिजाइनर का ही पहनूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी। हे राम, देख रहे हो डिम्पल के पापा, ये लड़की शादी करना चाहती है या हम पर एहसान। अरे करुणा, हमारी एक ही बेटी है, उसकी मर्जी से ही सब होगा, उसकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। देखा मम्मी, पापा मेरी बात को कितनी जल्दी मानते हैं। आई लव यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, माँ तो बुरी ही होती है ना। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी बहुत अच्छी हो। वक्त बीतता जाता है। डिम्पल ऐसे ही एक दिन बाहर के पार्क में जाती है। वहाँ दोबारा उसकी मुलाकात अरमान से हो जाती है और दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है। साथ ही दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। उनके घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और डिम्पल अरमान से लहंगा खरीदवाने के लिए बोलती है। दोनों सब्यसाची के लहंगे के कलेक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत ही सारे खूबसूरत लहंगे होते हैं। डिम्पल लहंगों को ट्राई कर रही होती है और ऐसे में अरमान को देखते हुए बोलती है, अरमान, ये वाला बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा है। नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। भैया, कोई दूसरा दिखाओ ना बढ़िया सा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो कुछ और लहंगे देखना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद जाकर उसे एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा पसंद आ जाता है। तब अरमान उससे बोलता है, ये लहंगा तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो क्या हो गया, मुझे मेरी शादी में ऐसा ही लहंगा तो पहनना था। ओके, अब चलो, अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो। इस तरह दोनों वापस घर आ जाते हैं और अगले ही हफ्ते उन दोनों की शादी हो जाती है। डिम्पल भी अपने ससुराल के सारे कामकाज बखूबी निभाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। डिम्पल सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। ऐसे में एक दिन उसकी सास रमा उससे कहती है, अरे बहू, जरा इधर तो आ, तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ माँ जी, कहिए। अरे बहू, कल करवा चौथ है और तेरा पहला करवा चौथ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कल पूरा 16 श्रृंगार करके तू अच्छे से तैयार हो जाइयो। और हाँ, मेहंदी भी अभी लगा लियो, क्योंकि कल तुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है माँ जी, तो मैं मेहंदी लगवाने जाऊँ अभी? वाओ, अच्छे से तैयार होने के लिए अच्छा सा लहंगा भी तो होना चाहिए ना। डिम्पल नया लहंगा लेने के लिए अरमान को कॉल करती है। हेलो अरमान, आप ऑफिस से जल्दी आ जाइए आज, मुझे कल के लिए ना नया लहंगा लेना है। अरे यार, तुमने अभी तो शादी पर लिया था लहंगा। अरमान, कल मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, आप जल्दी से आ जाओ सब्यसाची कलेक्शन पर ही। ओके, आ रहा हूँ। दोनों एक बार फिर से सब्यसाची कलेक्शन के पास पहुंच जाते हैं और डिम्पल फिर से अंदर जाकर एक्सपेंसिव लहंगा पसंद करने लगती है। यहाँ अरमान उसे एक बार फिर समझाता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती। जिसके बाद अरमान के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो मैनेजर के पास जाता है और उसे सब बताता है। साथ ही मैनेजर किसी एक अच्छे से लहंगे पर 3 लाख का प्राइस टैग लगवा देता है, जिसे डिम्पल पसंद भी कर लेती है और वो लोग वापस घर लौट आते हैं। घर जाने के बाद डिम्पल तो अपने काम में व्यस्त हो जाती है, तो वहीं अरमान इस बात का फायदा उठाकर अपनी माँ रमा को डिम्पल का सारा सच बता देता है। तभी रमा हार्ट अटैक आने का नाटक करते हुए बेहोश हो जाती है और अरमान जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, माँ, ये आपको क्या हो गया? फिर से अटैक आ गया? क्या होगा अब? माँ जी, क्या हुआ आपको? अरमान जी, माँ जी को क्या हुआ? चलिए इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाथ मत लगाना मेरी माँ को, तुम्हारी वजह से अब मैं माँ का इलाज नहीं करवा सकता। सारे पैसे तो तुमने लहंगा लेने में लगा दिए। अरमान, मुझे माँ जी की कंडीशन के बारे में नहीं पता था, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती। अब क्या करूँ मैं? पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? अरमान, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये लहंगा वापस करके पैसे लेकर आऊंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। डिम्पल जा ही रही होती है कि तभी रमा उठकर बोलती है, माँ जी, आप
इसका मतलब आप ठीक हो? बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरा पहला करवा चौथ है, इसलिए तू अच्छे से श्रृंगार करियो। लेकिन अच्छे से तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि तू मार्केट जाके नया लहंगा लेकर आएगी। अरे शादी का लहंगा भी तो नया है ना, तो वो भी तो पहन सकती है ना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, और अरमान जी आप भी। अब से मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इस तरह डिम्पल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अगले दिन पूरा 16 श्रृंगार करके अरमान के लिए व्रत रखती है और साथ ही एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।